हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में संगम काल को लेकर के। ठीक है, आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। भारत में संगम काल, आपके यूपीएससी के एग्जाम हो या स्टेट, कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम दिलाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, तो इनसे आपको एक या दो नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने पूरे को सबमिट कर दिए। इसके अतिरिक्त भारत में जो संगम काल है उसको लेकर आप एक्स्ट्रा बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, जितने भी कराऊंगा वो काफी सफिशियंट है भारत में संगम काल को लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं संगम का क्या अर्थ है। संगम का अर्थ है परिषद, संगोष्ठी। ठीक है, संगोष्ठी। आपको डायरेक्टली यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संगम का क्या अर्थ है। तो संगम का क्या अर्थ है? परिषद, संघ और गोष्ठी। ठीक है, ठीक है। संगम काल में 3 राजवंश थे, आपको ध्यान में रखना है। देखो, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मेट क्या रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो संगम काल में 3 राजवंश थे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में जब संगम काल हुआ तो इसमें कितने राजवंश थे। तो 3 राजवंश थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में जब संगम काल हुए तो कितने सम्मेलन हुए। तो 3 सम्मेलन हुए और 3 राजवंश थे। ठीक है, आपके जो क्लियर हो गए। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भारत में जब संगम काल हुए तो 3 राजवंश थे और कितने सम्मेलन हुए। तो 3 सम्मेलन हुए। देखो, जितने 3 जो राजवंश है मैंने इधर लिख दिया 3 राजवंश को, और जो 3 सम्मेलन हुए मैंने इधर इसको लिख दिया। ठीक है, और जो जो अब पूछे जाते हैं, चाहे राजवंश को लेकर हो चाहे सम्मेलन को लेकर, मैंने पूरे को सबमिट कर दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप बिल्कुल मत देखिएगा। चलिए, भारत में संगम काल में कितने थे? 3 राजवंश थे और 3 सम्मेलन थे। सबसे पहले 3 राजवंश को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चोल वंश। ठीक है, चोल वंश, इसकी जो राजधानी रही है उरुवरै। ठीक है, उरुवैर रही है। और इसकी जो प्रतीक चिन्ह रही है बाघ रही है। ठीक है, बाघ। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब संगम काल हुआ तो प्रतीक चिन्ह बाघ जो है किस राजवंश का रहा। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बाघ जो प्रतीक चिन्ह है वो चोल वंश का था। आपको ध्यान में रखना, ये जो प्रतीक चिन्ह है उसको सबसे ज्यादा आपको फोकस करके याद रख लेना है। ठीक है, अगला हम देखेंगे दूसरा है चेर राजवंश। चेर राजवंश, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चेर राजवंश का, क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चेर राजवंश का क्या मतलब होता है? पर्वतीय क्षेत्र। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है धनुष। देखो, आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जब संगम काल हुआ या भारत में संगम काल में जो चेर राजवंश है उसकी जो प्रतीक चिन्ह क्या रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो चेर राजवंश की प्रतीक चिन्ह धनुष रही है, और चोल जो वंश है, चोल वंश है, उसकी प्रतीक चिन्ह जो है बाघ है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे जो चेर राजवंश है, इसका जो प्रथम शासक का क्या नाम है? उदयनजेरल। उदयनजेरल, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि जो चेर राजवंश का प्रथम शासक का नाम निम्न है, तो उदयनजेरल है। ठीक है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको मैं पूरे क्लियर करते चला जा रहा हूं। और इसके अतिरिक्त बाहर आप मत देखना संगम काल को लेकर, चाहे 3 राजवंश हो चाहे 3 सम्मेलन हो, मैं पूरे को कंप्लीट सफिशिएंट मटेरियल है ये। ठीक है, और आपको हमेशा ये बात बोलता हूं कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, खासतौर पे गवर्नमेंट एग्जाम में। अगला हम देखेंगे जो अगला शासक था सेन गुटवन। ठीक है, जो चेर राजवंश का अगला शासक का क्या नाम था? सेन गुटवन। और इन्होंने जो है पत्नी पूजा चालू किया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि वह, आपको पूछा जाता है कि चेर राजवंश का वह कौन सा शासक है या उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने पत्नी पूजा, है नहीं, पत्नी पूजा प्रारंभ कराया। तो उसका क्या नाम था? सेन गुटवन शासक था जिन्होंने पत्नी पूजा जो है चालू करवाया था। ठीक, ठीक है। देखो, कोई शासक क्या करवाता है तो ये इन्होंने पत्नी पूजा चालू करवा दिया था अपने शासनकाल में। चलिए, इसको बहुत बार पूछा जाता है, जो जो पूछा जाता है उसको और मैं फोर्स करके आपको बता देता हूँ कि इनको आप खास तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे इनके चिन्ह पर ध्यान रखना, जैसे बाघ किसका चिन्ह है? चोल वंश का। धनुष किसका चिन्ह है? चेर वंश का। वह कौन सा शासक है जिन्होंने पत्नी पूजा चालू करवाया? तो सेन गुटवन है। ठीक है, प्रथम शासक उदयनजेरल है। अगला हम देखेंगे आदिगमन जो शासक हुए हैं चेर राजवंश में, इन्होंने गन्ने की खेती प्रारंभ करवाया। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे
पांड्य वंश। पांड्य वंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। ये जो शाब्दिक अर्थ, जैसे चेर राजवंश का अर्थ क्या होता है पर्वतीय क्षेत्र, इसके शाब्दिक अर्थ को भी ध्यान में रखना है। और पांड्य वंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन होता है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी कहां बनाई थी, मदुरई, आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है मछली, आपको ध्यान में रखना है। देखो हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, आपके माइंड को जोड़ देना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी हिस्ट्री में ऐसे ऐसे भी टॉपिक है, ऐसे ऐसे राजवंश है जिनको पढ़ने में मजा आ जाता है। इनके ऊपर बहुत से फिल्में भी बनी हुई हैं और आपको जैसे सुनते ही आपको इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ ऐसी भी टॉपिक्स हैं, ऐसे भी राजवंश जिनको आपको पढ़ने से बोर लग सकता है। ठीक है, तो ये उतार चढ़ाव के साथ लगा रहेगा और जो फॉर्मेट है उसको मैं बताते चला जा रहा हूँ, इसलिए इंटरेस्टिंग से आपको पढ़ना। देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। भारत में जो संगम काल के 3 राजवंश रहे हैं, चोल वंश, चेर वंश और जो है पांड्य वंश। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रतीक चिन्ह है चोल वंश का, जो प्रतीक चिन्ह है बाघ है। चेर राजवंश का जो शाब्दिक अर्थ है पर्वतीय क्षेत्र है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है धनुष है। प्रथम शासक जो है उदयन जेरल है और अगला जो शासक सेनगुटवन, इन्होंने पत्नी पूजा चालू करवा दिया। अधिगमन जो शासक है, अधिगमन जो शासक है, उन्होंने गन्ने की खेती करवाया। वह कौन सा शासक है जिन्होंने खेती की गन्ने की खेती को चालू करवाया, तो आदिगमन। पांड्य वंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन होता है। इन्होंने राजधानी मदुरई को बनाई और इसका जो प्रतीक चिन्ह है मछली रहा है। ये तो हो गए भारत में संगम काल के 3 राजवंश। अब देखेंगे 3 सम्मेलन को। ठीक है, मैंने सम्मेलन इधर लिख दिए हैं। संगम काल में कितने सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन हुए। ठीक है, भारत में जो संगम काल में कितने राजवंश थे, 3 राजवंश थे। डायरेक्टली आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन कहां हुआ, अगर पूछा जाए कि प्रथम सम्मेलन या संगम कहां हुआ था, तो ये मदुरई, तमिलनाडु, याद रखना। ठीक है, और इनके देखो जो प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे इसको आपको ध्यान में रखना है। और उस सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिए थे इसको आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, मदुरई, तमिलनाडु, याद रखना। जिसके जो अध्यक्ष रहे अगस्त ऋषि रहे हैं। ठीक है, अगस्त ऋषि रहे हैं। और इसमें जो प्रथम सम्मेलन हुआ है नहीं, प्रथम सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, ये देखो ये जितने भी हम चोल पढ़ेंगे, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, अभी संगम काल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आपके माइंड बस में रखना है, आपको याद के तौर पर रखना है। ठीक है, उतना ये बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें आपको उतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। जैसे प्रथम सम्मेलन कहाँ होता, मदुरई, तमिलनाडु में। इसका अध्यक्ष किसने किया, प्रथम सम्मेलन का अगस्त ऋषि ने किया। इसमें जो 89 राजा, 89 है नहीं, 89 राजाओं ने भाग लिया। अगला हम द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कहां हुआ, कपाटपुरम में, याद रखना आपको, कहां हुआ, कपाटपुरम में। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष तोलकापियर ने किया। ठीक है, जो दूसरा संगम हुआ या द्वितीय संगम हुआ कहां हुआ, कपाटपुरम में हुआ और इसका अध्यक्ष कौन थे, तोलकापियर थे। डायरेक्टली आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा संगम है या कौन सा सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता तोलकापियर ने की। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सम्मेलन है जिसका अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। ठीक है, वह कौन सा सम्मेलन है जिसमें 89 राजाओं ने भाग लिया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि इतने को आप कर लेते हैं तो आपको जो है संगम काल को एक्स्ट्रा इससे बाहर बिल्कुल मत देखना, काफी सफिशिएंट है, पूरे रिसर्च है। बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी पूछा जा चुके उसको भी मैंने सबमिट कर दी, इसलिए बिंदास होकर के इसे आप जो है पूरे को अच्छे से देख लेना। और मेरी हमेशा जितनी भी वीडियो आती है पूरे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहता है, गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से मैं पूरे सबमिट और जो है मटेरियल सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, इसलिए आप बिंदास होकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए तृतीय सम्मेलन देखते हैं। तृतीय सम्मेलन कहां हुआ था, मदुरई, तमिलनाडु में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नक्कीर ने की थी, याद रखना। ठीक है, नक्कीर ने की थी और इसमें 49 राजाओं ने भाग लिए थे, 49। देखो प्रथम सम्मेलन में 89 राजाओं ने, द्वितीय सम्मेलन में 59 राजाओं ने, तृतीय सम्मेलन में 49 राजाओं ने भाग लिए थे। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता तोलकापियर ने की थी और तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता नक्कियर ने की थी। और तीनों सम्मेलन तमिल भाषा में हुए थे। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो संगम काल हुआ तो जो तीनों सम्मेलन हुए किस भाषा में हुए, तो तमिल भाषा में हुए थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको भारत में जो संगम काल है वो पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। कोई बड़ा टॉपिक नहीं, आपको अच्छे से याद कर लेना और जितने भी फैक्ट्स बताए हैं पूरे को पूरे याद कर लेना। इससे बाहर तो बिल्कुल देखना ही मत, पूरे के पूरे सफिशिएंट है संगम काल को लेकर। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।